सो नाउ स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी में ही उसका एक नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ देयर इज एनी इंटरनल relative motion between the particles of a rigid body, then the particles only vibrate, means oscillate about their mean position. तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये तो बता दिया था हमें पीछे भी टॉपिक में कि अगर 2 पॉइंट्स है और अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं लेकिन उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं और जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है तो उन पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जैसे कि हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई और वो हैमर से लगाई, हमने हैमर से वार किया इसके ऊपर, तो ये ब्रेक हो जाएगा। वो इसलिए ब्रेक हो जाएगा बच्चे क्योंकि देखें इनके दरमियान जो फोर्सेस है वो मान लें कि ये दो हमारे पास पॉइंट्स है I और K, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस है वो है 100 न्यूटन, ठीक है। और अगर मैं हैमर से यहाँ पर वार करूँ, ये हमारा एक हैमर है बच्चों, इससे अगर मैं वार करूँ तो एक्चुअली हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी इस हैमर से वो 100 न्यूटन से ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। हम जब तक 100 न्यूटन से कम या 100 न्यूटन के बराबर लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो ब्रेक नहीं होगी, जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक नहीं होगी, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नहीं टूटेगी। इसलिए इस हैमर से हमें मान के चलें कि हम अगर 100.1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो हो सकता है मे बी इसमें कुछ थ्रेड आ जाए, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग में, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है उनमें कुछ दरार आ जाए, थ्रेड आ जाए और वो टूट जाए, ठीक है। तो बच्चों वो तो केस तब होता है, और इसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि एनर्जी, कि इनके दरमियान जो फोर्सेस है उनके मतलब फोर्सेस है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है और वो अट्रैक्शन फोर्स को हम एनर्जी से कंपेयर करते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम एनर्जी से कंपेयर करते हैं और इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी। बॉन्डिंग एनर्जी कि इनकी जो बॉन्डिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, हम ये कहते हैं 100 न्यूटन है, बहुत ज़्यादा है इनकी बॉन्डिंग एनर्जी। तो इसकी बॉन्डिंग एनर्जी तभी ब्रेक होगी जब उसको हम ओवरकम कर लें, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी दें। मतलब इसकी बॉन्डिंग एनर्जी मान के चलें कि अगर मैं 100 न्यूटन को मैं कन्वर्ट करूं एनर्जी में, तो ये मान के चले आप 100 जाउल मान लेते हो, ठीक है। आप लेट कर लो कि 100 जाउल की इक्वल, कि जो एनर्जी की जो बच्चों यूनिट है वो जाउल है, जिसको हम कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं JOULE, या फिर इसका जो सिंबल है वो कैपिटल J है, ठीक है, जाउल। तो हम मान के चलते हैं कि 100 जाउल उनके दरमियान बॉन्डिंग एनर्जी है, तो हमें कम से कम 100 जाउल से ज़्यादा यहाँ पर बॉन्डिंग एनर्जी के मतलब बराबर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये बॉन्ड टूटेगा। एक तो बात बच्चे ये होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों जो दूसरी बात है यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है कि ये तो कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स लगाए भी ये कुछ हल्का फुल्का मोशन कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास कोई मैटर है और मैटर के दरमियान यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर हमने अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है, मतलब ये ऐसे साबित पड़ा हुआ है, तब भी हो सकता है कि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये हल्का फुल्का वाइब्रेट कर लें। अब बच्चों यहाँ पर वाइब्रेट का मतलब ही हुआ जैसे कि एक घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है, ये हमारा कोई घड़ी का पेंडुलम है बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर ये हमारा घड़ी का पेंडुलम है तो ये पेंडुलम का एक दायरा होता है, या तो ये इतना ऊंचा जाएगा और ये वापस जाके जाएगा तो इतना ऊंचा जाएगा, मतलब इसकी एक हद होती है, इसकी क्या होती है, हद होती है, जिसको हम कहते हैं आगे जा रहा है तो 2 और अपना पीछे जा रहा है 2 एंड फ्रो, ठीक है। तो ये बैक, अब ये कर लें कि ये फॉरवर्ड आप बैकवर्ड कर लें, ठीक है, इसको बोलें कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये पेंडुलम है, तो ये या तो यहां तक जाएगा ये या फिर यहां तक जाएगा, तो इसकी एक हद होती है, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसको ही बोलते हैं वाइब्रेट करना, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और बच्चों जहां पर मान के चलें कि अगर ये नहीं हिल रहा, तो जहां पर ये रुका होता है तो इसका जो सेंटर होता है ना, जहां पर इस पेंडुलम का जो सेंटर होता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। इस पेंडुलम का जहां ये पेंडुलम मान के चले कि अगर ये नहीं मूव कर रहा, ना उधर जा रहा ना इधर जा रहा है, तो ये ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो इसका जो सेंटर होगा पेंडुलम का, जैसे कि ये वाला सेंटर पूरा मैंने यहां पर पॉइंट लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन, कि जहां पर ये कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल भर के लिए रुकता है, जैसे कि ये यहां गया ऊपर, ठीक है, और फिर यहां पर जब ये जाएगा तो एक्चुअली क्या होगा कि जो इसकी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी। देखें
जब ये ऐसे बढ़ रहा है तो अब हम एक मैं आपको बता दूं केस होता है, देखिए जब यहाँ पर आया तो इसकी एक होती है पोटेंशियल, जो एनर्जी भी हमारी बच्चों होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब जो काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ती है जब कोई चीज मूव करे, मतलब कि जैसे कि ये पेंडुलम ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। और जब बच्चों ये यहां पर आके इससे आगे नहीं बढ़ेगा और यहां कुछ पल भर के लिए ये पेंडुलम रुक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। फिर बच्चों ये जब वापस जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब बच्चों ये यहां पर आएगा इस मीन पॉइंट पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी फिर दोबारा मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब जब कोई चीज रुक जाती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है और जब कोई चीज मूव करती है और तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बच्चों वैसे ही जब ये यहां से फिर मतलब राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जाएगा ये पेंडुलम तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा बढ़ेगी और जब ये यहां पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर तो दोबारा इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा वापस आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये थी काइनेटिक एनर्जी। अगर पेंडुलम हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो है काइनेटिक एनर्जी इन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्या है? अपवर्ड। तो ये उस टाइम बढ़ रही है, ठीक है। और जब ये नीचे बच्चों आ रहा है, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। वो क्या कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। तो बच्चों बस यही बात है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखें अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी पार्टिकल्स है, मैंने क्या बताया, पार्टिकल्स होता है एटम से मिलकर बना होता है। कोई भी पार्टिकल्स है, जैसे एक ये पार्टिकल है तो ये एक एटम है, एक क्या है? ये एटम है। तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं और आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो। तो इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, ठीक है। आपको बस समझाने के लिए मैंने को बताया कि आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में तो आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें इतना ज्यादा यूज नहीं होगा इस टॉपिक में। तो देखें हमारे पास यहां पर क्या बोला गया हमें कि कोई भी पार्टिकल हमारा है तो वो क्या है? एक एटम है। मतलब एक एटम यहां पर है तो एटम के बीच में बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहां पर न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं? शेल। शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा हमारे पास यहां पार्टिकल है इसके सेंटर में क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन, एंड लिखते हैं एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये तो आपको बच्चों पता ही होगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो सेंटर वाला होता है एटम का उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इस न्यूक्लियस के आसपास शेल होते हैं और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। और बच्चों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज बच्चों होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा हुआ। अब देखें अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि ये शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरा जो हमारे पास यहाँ पार्टिकल होगा इसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इसके शेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चों हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है और बच्चों सेम चार्ज में क्या होती है? रिपल्शन। आपको पता है ना, अगर हमारे पास सेम चार्ज हो, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होती है? रिपल्शन। जैसे कि मान के चलो ये हमारा प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, तो बच्चों इनके बीच में क्या होगी? हमारे पास रिपल्शन। क्योंकि चार्ज आपको पता है ना, चार्ज हमारे टू टाइप्स के होते हैं। चार्ज जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है और नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ठीक है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी एटम की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर प्रोटॉन यहाँ पर हमने रखे हुए हैं तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। मतलब दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेलेंगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, ऑपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह बच्चों ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो मतलब अब यहाँ पर एक बात ये भी आ सकती है कि यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, और जैसे मैंने बताया
कि इनके अंदर क्या है कि जो इनके बीच में क्या सेंटर में तो अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर प्रोटॉन है। तो बच्चों जो प्रोटॉन है वो काफी सारे इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, तो इसका जो असर होता है वो बाहर इतना नहीं निकलता, ठीक है, एटम के बाहर इतना नहीं निकलता कि ऐसा नहीं होगा कि इस यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसमें जो प्रोटॉन है या फिर यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसमें जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के बीच में आपस में रिपल्शन होगा, ये चांसेस बहुत कम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल केस ऐसा कुछ बनता है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत भीतर में होता है एटम के, तो इसका असर बाहर नहीं जाता। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन का असर जाता है, इलेक्ट्रॉन का असर जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन आपस में, मतलब जैसे कि ये एटम आप कह लो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हम पीछे क्या पढ़ रहे थे कि बच्चों इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, हमको ये पढ़ के आए ना। तो बच्चों ऐसा होता है, देखें जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं एक एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि एक हमारा ये एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है, तो मान के चले कि न्यूक्लियस में हमारे पास 10 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 10। तो बच्चों 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और बच्चों प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। बच्चों इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव अगर इक्वल चार्ज हैं 10-10 तो आपस में एक दूसरे को ही कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि 10 - 10, तो बच्चों कितना बनता है? ये 0, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में कोई असर नहीं होता, मतलब इनका जो चार्ज है वो 0 होता है। किसी भी मतलब अगर हमारे पास कोई एटम है और वो न्यूट्रल है तो उसका मतलब क्या है कि वो एटम जो है उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। जैसे कि हमारा ये हाथ है, हमारा हाथ भी एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, इस पे कोई चार्ज इसलिए नहीं हो कि एटम और प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं। लेकिन चार्ज कैसे आ सकता है? मान के चलें इसके, देखो प्रोटॉन को तो निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सेंटर में होता है। एक एटम की बात करें, इसके बहुत सारे शेल होते हैं, उसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी बच्चों में निकाल दूं इसमें से, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो फिर चार्ज आ जाएगा। मान चले कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन तो 10 ही रह गए, और लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 रह गए, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब 9, और अब यहां पर देखो प्रोटॉन 10 थे तो उसमें से जो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बच गया? एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो मतलब उस एटम के ऊपर या फिर आप कह लो कि उस अपने एलिमेंट के ऊपर, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन का एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, उसके ऊपर +1 आ जाएगा। अगर बच्चों हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसके ऊपर +2 आ जाएगा। अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो +3 आ जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन की मतलब प्रोटॉन वहां पर बढ़ गया, उसकी मात्रा वहां बढ़ गई, ठीक है। अगर मान के चलें कि इसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब पहले 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उसमें 11 कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 और 10 तो आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा, और बच्चों इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन पे हम -1 लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि वैसे तो ये इम्पॉसिबल केस है, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि हाइड्रोजन पे हमने -1 लगाया, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बाहर से तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो बच्चों तभी चार्ज आता है। लेकिन जब हम कोई चार्ज निकालते नहीं हैं और चार्ज हम ऐड नहीं करते किसी एटम के अंदर तो वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो बच्चों अब देखिए कोई चार्ज तो नहीं होता, तो इनके बीच में एक नेचुरली अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन हो सकता है मे बी कि हल्का फुल्का चार्ज 0.000000001% चार्ज रिलीज हो जाए, बाहर निकल जाए। तो हो सकता है कि इनके बीच में हल्का फुल्का रिपल्शन फोर्स बन जाए, ठीक है। तो वो रिपल्शन फोर्स की वजह से, मतलब मे बी, अब मान लो कि ये काफी हाइपोथेटिकल केस है और काफी नेग्लिजिबल केस है। मान लो कि इतनी मात्रा का जो हमारा कोई कहते हैं इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया अपने बाहर के शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, तो इनके 2 हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 आप कह लो कि ये पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान क्या हो जाएगी? रिपल्शन हो जाएगी, ठीक है। रिपल्शन जब बच्चों हो जाएगी, या तो रिपल्शन हो जाएगी या फिर अट्रैक्शन हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है। अगर वो ऐड होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगी, और मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस आप ये कह लें कि हमने अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला बहुत कम मात्रा में या फिर इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो कुछ ना कुछ होगा, या तो अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगा। तो उसकी वजह से बच्चों क्या होगा कि ये हिलना जुलना शुरू कर देगा, और बच्चों जो हिलेगा ना ये सिर्फ क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, मतलब कि अपनी मीन पोजीशन पर रहेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर था,
ये या तो यहाँ पर जाएगा फिर वापस आएगा फिर यहाँ 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 यहाँ, तो मतलब ये ऐसे ही हिलता जाएगा, मतलब वाइब्रेट करता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने ये वही लिखा है कि इफ देयर इज एनी इंटरनल रिलेटिव मोशन, देखो इंटरनल रिलेटिव मोशन, रिलेटिव का मतलब बच्चों क्या बोलते हैं कि उनका अपना, कहते हैं ना ये हमारा कोई भी हम बात करते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिव है, ठीक है। तो वही है कि ये आपस में क्या है कि दोनों क्या एटम है, ये आपस में रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो इनके दरमियान इनकी वजह से कोई मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया या फिर इलेक्ट्रॉन मतलब कम हो गया, बाहर निकल गया, रिलीज हो गया, तो उनके बीच में जो कोई मोशन आ गया, बेशक अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, ठीक है, तो वो उसकी बात यहां पर करी गई है, ठीक है, कि इफ देयर इज एनी इंटरनल रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, कि जो रिजिड बॉडी है इनके जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स आप कह लो, उनके दरमियान कोई भी इंटरनल अंदरूनी रिलेटिव मोशन हो, देन द पार्टिकल ओनली वाइब्रेट ऑसिलेट अबाउट द मेन पोजीशन, तो पार्टिकल ये नहीं कि मैटर से बाहर निकल जाएगा, वो सिर्फ वाइब्रेट करेगा, मतलब ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे करेगा इधर इधर, ये वाला पार्टिकल भी यहाँ जाएगा और ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि बच्चों कि आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। इसका एक और है, और आपकी वो बुक में एक टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो वो भी हम आपको करवा देंगे, ओके। तो ये बच्चों वीडियो अब काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कंप्लीट करवा देंगे, ओके। थैंक यू सो मच।